नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी इस सीरीज़ का नाम है जीएस में कम से कम 100 मार्क्स और यूपीपीसीएस में 100 क्वेश्चन सही कर दिए जाएँ, तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। और पॉलिटी की जो पीटी 365 है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के 1/5 पार्ट को लगभग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इश्यू है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत। दोस्तों, हमारा एक संविधान है और संविधान बना 1950 में। ठीक है, तो लेकिन हमारे संविधान की एक विशेषता है जीवंतता, अर्थात इसमें समय के साथ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन सरकारें मिसयूज ना कर सकें और बार बार उसमें अपने हस्तक्षेप नहीं कर सकें, उसके मूल सिद्धांतों को ना बदल सकें। उसी से संबंधित ये एक ढांचा है, अर्थात जो संविधान की एक आत्मा है, उसकी मूलभूत विशेषताएं, उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो, उसी संबंध में ये ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, सर्वप्रथम 1950 में एक गोपालन वाद आता है और सुप्रीम कोर्ट में एक वाद होता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद है ना, जो मूल अधिकार है, उसे संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर अगला 1951 में इसी प्रकार शंकरी प्रसाद वाद आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया कि कर सकते हैं संशोधन। 1965 में फिर एक बात आता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इसी बात को कहता है कि जो फंडामेंटल राइट हो या संविधान हो, उसमें संशोधन कर सकता है। इसी प्रकार, लेकिन जब 1967 में जब गोलकनाथ बाद आता है, तो वही सुप्रीम कोर्ट एक तल्ख टिप्पणी करते हुए कहता है कि अनुच्छेद 368 है, संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है, संसद द्वारा मूल अधिकार है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की टिप्पणी कर देता है। तो इन्हीं सारे मामलों को लेके आगे जो सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वो संविधान में संशोधन कर देते हैं दो, तो 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। इनमें वो क्या प्रोविज़न करते हैं कि जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 है, उसके तहत विधि नहीं है, ऐसा प्रोविज़न कर देते हैं वो। और जो संविधान संशोधन है ना, उसको एक लॉ नहीं माना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो लॉ नहीं है। तो उसको एक प्रकार से बेअसर कर दिया था सरकार ने संविधान संशोधन करके 24वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार 25वां संविधान संशोधन किया, उसमें 2-3 प्रोविज़न किए थे कि जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, उसकी धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती कर ली थी। मूल संपत्ति है उसको अधिग्रहण कर लेंगे, उसके बदले में मुआवजा देना कोई कंपल्जन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। तुम्हें पता है डीपीएसपी हैं जैसे हमारे, उनको उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो सरकार की मर्जी पर निर्भर करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट है, उनको हम लागू करवा सकते हैं कोर्ट जाके। लेकिन सरकार ने ऐसा कहा कि डीपीएसपी है ना, वो कुछ मामलों में फंडामेंटल राइट से ऊपर रहेंगे, ऐसा प्रोविज़न किया था, जिसको अंशतः बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया था। इसी प्रकार इसी के तहत 39B और 39C है, उसके लिए न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ऐसा सरकार ने प्रोविज़न कर दिया था। तो अब आता है 1971 का गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो संविधान संशोधन कर सकती है, नो डाउट खूब कर सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, लेकिन कुछ न कुछ जो संविधान के कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको नहीं बदल सकते हो आप। वो क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे भारत की संप्रभुता है, भारत ने एक ऑटोनॉमस, एक प्रकार से सॉवरेन यानी कि संप्रभु इकाई है, ना तो कोई विदेश इस पर अपनी थोप सकता है चीज़ें, और ना ही भारत इनको मानने के लिए एक प्रकार से बाध्य है। इसी प्रकार नागरिकों की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको भी नहीं छीना जा सकता है। हमारा राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है, यानी कि गरीब बेसहारा व्यक्ति है, उसका सहारा बनने जितनी भी क्षमता होगी राज्य की आर्थिक रूप से, वो कोशिश करेगा। इसी प्रकार संविधान है वो सर्वोच्च है, कोई भी संविधान से सर्वोच्च नहीं है, ना न्यायपालिका, ना संसद, ना कोई नेता, ना कुछ, वो सब है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान में जो चीज़ें लिख दी गई हैं वो। इसी प्रकार गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि हमारा जो देश का प्रमुख है वो चुना जाएगा, वंशवादी रूप से नहीं होगा। दूसरा, सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, तो लोकतांत्रिक स्वरूप हो गया।
इसी प्रकार संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, यानी कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा संघीय स्वरूप, यानी सरकार एक से अधिक स्तरों पर होगी और उनके अपनी शक्तियाँ होंगी, उनको संसाधन होंगे। ठीक है। इसी प्रकार शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका का कार्य न्याय देना होगा, विधायिका अपनी कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत हो गया शक्तियों का पृथक्करण। इसी प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हमारा देश है वो एक है और इसमें से कोई अलग टुकड़ा होकर नहीं हो सकता, यानी अखंड रहेगा। तो इस प्रकार का ये इसको मूल संविधान के मूल ढांचे का अधिकार माना। इसी प्रकार न्यायिक समीक्षा, यानी कि कोई भी कितना भी अच्छा कानून बने, कितना भी अच्छा बने, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि जांच हो सकती है। तो इस प्रकार न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का सिद्धांत हो गया था, है ना। इसी प्रकार मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो एक तरफ है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य अपनी पॉलिसी बनाएगा तो कुछ संविधान में प्रोविजन दिए गए हैं उनको अप्लाई करेगा, तो उनके मध्य एक सामंजस्य होना चाहिए, यानी व्यक्तियों के अधिकार हैं वो भी बहुत ज़्यादा दमित नहीं हो जाए, दूसरा व्यक्ति के अधिकार इतने ज़्यादा हाई नहीं हो जाए कि जो समाज का एक लार्जर भलाई है वो प्रभावित हो। तो इनमें सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं ये मिनर्वा मिल्स बात था 1980 में, मिनर्वा मिल्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। ये सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, यूपीपीसीएस में पूछा भी हुआ है। ठीक है। तो ये मूल ढांचे का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसके बारे में, विशेषकर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी कि भाई आखिर कौन कौन से प्रोविज़न है जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट है। ठीक है। तो इसको देख लेंगे। और ये केशवानंद भारतीवाद से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार इसमें दोस्तों इसी बीच हम ध्यान देते हैं कि संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है, ऐसे कथन दे देता है वो, पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं उसने पिछले 2-3 सालों में से, कि जैसे अल्पसंख्यक शब्द है उसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, इसी प्रकार मूल ढांचे को कहीं उल्लेख ही नहीं है, इसी प्रकार संघीय शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, वो कथन देगा और हमें उसको पकड़ना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला टॉपिक हो गया हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत, और ये केशवानंद भारतीवाद में दिया था। इसके हमने डेवलपमेंट को भी देखा कि कैसे कैसे केस बाई केस ये इवॉल्व हुआ है, और चूँकि इसको 50 साल हो गए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इस केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे 34 जज हैं अभी फ़िलहाल, तो उसमें पीठ का मतलब है जो सुनवाई करते हैं एक साथ जज किसी मामले की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जैसे संवैधानिक पीठ होती है उसके लिए कम से कम 5 जज चाहिए होते हैं, उसी प्रकार सबसे ज़्यादा जजों वाली पीठ 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसकी सुनवाई की थी, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा कथन वगैरह भी आ सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को देखना है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता है वो मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये पहले आर्टिकल से ही लिंक है, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, जो केस का नाम था ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ वर्सेस भारत संघवाद। ठीक है। तो जो पूरे भारत के जज थे उनका एसोसिएशन ने भारत सरकार से एक लड़ाई लड़ी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो जिला न्यायालय के जज होते हैं ना, वो भी मतलब भारतीय संविधान की जो मौलिक संरचनाएँ, मूल संरचनाएँ उसके तहत आते हैं, मतलब उनकी स्वतंत्रता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें कुछ सिद्धांतों में प्रकाश डाला है जिनको मेंस वेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो जिला न्यायालय होते हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वेतन पेंशन एक रूपता बनाए रख जानी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जिले न्यायालय हो, पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए। दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, अब न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको कार्यपालिका या विधायिका के कर्मचारियों उनसे एक अलग अलग वो होना चाहिए कि वो अपनी अलग सेपरेट जो मशीनरी है वो रखें। दूसरा पदनाम और शर्तों में एक रूपता होनी चाहिए। अब चूँकि ये जो न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायपालिका है ये राज्य निर्धारित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य के न्यायाधीश की सेवा शर्तें ना वो अन्य राज्य के न्यायाधीश की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुआ। अब इसमें ये कई सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके संगठन ढांचा है, अधिकारिता है, नामकरण है, ये राज्य निर्धारित करते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो अधीनस्थ न्यायिका होती है, न्यायपालिका होती है, उसमें जो न्यायाधीश हैं जैसे, तो उनकी नियुक्ति या फिर पोस्टिंग करनी हो कहीं पर, या पदोन्नति करनी हो, ट्रांसफर वगैरह, तो हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि जो 2019 में जैसे सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था, आर्टिकल 35A और धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, तो उसको जारी रखा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 1947 में जब जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय कर दिया, तो उसके बाद उसकी कोई सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता नहीं रह गई उसके, मतलब। दूसरा अनुच्छेद 370 था, ये अस्थायी और संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिटरी और अस्थायी एक प्रकार से प्रोविजन था। और संसद फिर इसके रही अलावा उसको लद्दाख और उसको अलग करने के बाद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 3 के तहत संसद को अधिकार है कि भाई किसी दो राज्यों को वो एक कर दे, एक राज्य का दो टुकड़े कर दे, किसी दूसरे राज्य के हिस्से को अन्य राज्य में मिला दे, या फिर किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर दे, तो वो भी एक संसद का अधिकार है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, वो काम भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही है कि SR बम्बई जो बाद हुआ था 1994 में, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के मामले में था, वहाँ पर कोई लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार नहीं थी, मतलब राष्ट्रपति शासन था एक प्रकार से। तो राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की जो कार्रवाई है ना, वो ऐसा नहीं, वो उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के बारे में तुम्हें पता ही है, काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी डिबेट हुई है देश भर में। फिर भी इसको बता दूं कि अक्टूबर 1947 में वहाँ के राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीरी कबायलियों ने अटैक कर दिया था कश्मीर में, यहाँ पाकिस्तानी कबायलियों ने, तो उसकी वजह से उनको सुरक्षा के लिए भारत के साथ हस्ताक्षर करने की ज़रूरत थी, भारत तभी सहायता कर सकता था। तो उसी प्रकार ये इसका विलय हुआ। फिर 26 जनवरी को जब संविधान लागू होता है, तो कश्मीर के लिए कुछ प्रावधान कर दिए जाते हैं अनुच्छेद 370 के तहत, और भाग 21 में कि भाई कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंद किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें उनके रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार तो भारत सरकार देखेगी, बाकी अन्य कानून जो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार उसी अनुच्छेद 35A भी जोड़ दिया गया था। इसमें ये प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी और जो कि स्थायी निवासी हैं और उनके विशेष अधिकार हैं, उनको जम्मू कश्मीर सरकार प्रकार से डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के बारे में हमने जान ही लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, ये क्या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो संसद है। अब कोई राज्य है उसमें नए भाग जोड़ सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, अभी बड़ा राज्य छोटे राज्य में तब्दील कर सकती है उसको, 2-3 राज्य, तो इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए देखो प्रोविज़न होता है कि भाई ये काम करेगी ना राज्य संसद, तो उसके लिए ये है कि राष्ट्रपति है पहले सिफारिश, पहले जो बिल पेश होगा वो राष्ट्रपति को पहले सिफारिश ली जाएगी। दूसरा, ऐसा कोई संशोधन किया जाएगा उस राज्य की विधानसभा को बताया जाएगा, वो चीज़ अलग है, उनकी सहमति नहीं लेनी है, कोई ज़रूरी नहीं है सहमति लेना, और दे नहीं दे, लेकिन उनको बताना, सूचित करना जरूरी है। ठीक है, ये दो प्रोविज़न बहुत ज़रूरी हैं। एक तो राष्ट्रपति को बताएंगे जब भी संसद में पेश होगा, दूसरा उस राज्य की जो प्रभावित हो रहा है वहाँ के राज्य विधानसभा के लिए भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का कहता है। ठीक है, अगला आर्टिकल आ गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो सरकार है उसके बारे में है ये। हमारी संसद ने एक संविधान संशोधन किया है, एक प्रकार से बिल है, इसमें संशोधन किया है। उसमें जो दिल्ली का प्रशासन है उससे संबंधित प्रोविजन किए हैं। उसमें ये किया है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसमें क्या है कि इसके अध्यक्ष तो होंगे मुख्यमंत्री यानी कि केजरीवाल जी, और इसके सदस्य सचिव होंगे, यानी कि सदस्य भी होंगे और सचिव यानी कि वैसा सचिवालय संबंधी काम देखेंगे, तो प्रधान गृह सचिव यानी कि प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, एक IAS ही होते हैं, पोस्ट होती है। ठीक है, और इसके एक सदस्य होंगे चीफ सेक्रेटरी यानी CS, जो राज्य के IAS होते हैं उनके टॉप हेड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इसके सदस्य होंगे और ये मेजोरिटी से निर्णय होगा इसमें। ठीक है, ये 3, जैसे कोई अधिकारियों का ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग करना है, उनकी विजिलेंस यानी कि भ्रष्टाचार संबंधी कार्रवाई उन पर फैसला करना है, पर और भी, तो ये सारे लोग मिलके बहुमत से LG को सिफारिश करेंगे, और सिफारिश करने के बाद ये कि उपस्थित। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि ये जो हम प्रधान गृह सचिव है, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, इनकी नियुक्ति सेंटर करेगा, मुख्यमंत्री चुनाई जाता है, चुनाव होता है। ठीक है,
अब ये क्या है, निर्णय करके एलजी को भेज देंगे। एलजी क्या है, अपने पूरे विवेक के आधार पर निर्णय करेंगे, उनको कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे, ठीक है। अब ऐसे निर्णय को वो विवेक से लेंगे जो विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा, उसकी क्षमता से बाहर है, ठीक है, किंतु उन्हें एलजी को सौंपा गया है। और एलजी कोई अर्ध न्यायिक न्याय करने की आवश्यकता होगी, वहाँ भी निर्णय लेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो संशोधन किया गया है, ये एलजी के विवेक अधिकार है उनका विस्तार करता है। और जो ये नई समिति बनाई है, इसकी सिफारिश को स्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो एक प्रकार से इसकी आलोचना भी हुई थी कि ये चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की सरकार है जो विधानसभा, उसके अधिकारों को कम करता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, ठीक है, उसकी विशेष स्थिति है। तो भारतीय संविधान उसको कहता है कि भाई राष्ट्रपति है वो उसके हिसाब से चलेगी, कि वो प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है उसको हम देखेंगे। तो उस हिसाब से ये काफ़ी विवादित, पॉलिटिकल रूप से काफ़ी विवादित मसला रहता है, लेकिन हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। एलजी इसमें मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में हम जानते हैं, देखो दिल्ली है वो विशेष राज्य है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा है, एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश है। उसको कुछ मामलों पे, जैसे राज्य सूची और संपत्ति की सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे वो मतलब जो भारतीय संसद है वो कानून बनाएगी, जैसे पुलिस हुआ, लोक व्यवस्था हुई और भूमि, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिन पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बनाती है, और बाकी राज्य सूची उन पर बना सकती है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आर्टिकल 239A है, उसमें दिल्ली के लिए विधानसभा होगी और मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा प्रोविज़न किया गया था। और 1991 में, यानी कि 1991 में 69वां संविधान संशोधन यानी कि 69 अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें इस प्रकार के प्रोविज़न किए गए थे। और ये वनडे न्यूज में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है वो, तो इसमें क्या है कि जो ये काम किया गया था, ये संशोधन किया गया था, ये बालकृष्ण समिति, बालकृष्ण समिति, उसकी सिफारिश पर किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है, और यूपीएससी में पूछने की संभावना रहेगी। तो ये ठीक है, यहाँ पर देख लिया आर्टिकल 239A हमने देख लिया कि दिल्ली विधानसभा के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है भारतीय संविधान, और सीधा भी आ सकता है। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, इनको छोड़ के राज्य सूची और संपत्ति सूची के विषयों पर दिल्ली विधानसभा कानून बना सकती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा दिल्ली का जो स्थिति रही है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति रही है, उसको देख लेते हैं। देखो सर्वप्रथम 1991 में, जब 51 में जब संविधान लागू हुआ, तो भाग सी टाइप की कैटेगरी का राज्य दिल्ली को बना दिया गया था। 1952 में फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया जाता है दिल्ली के लिए। इसी प्रकार 1956 में क्या होता है कि दिल्ली को यूटी का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था 1956 में 1 नवंबर से, तो उसमें यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिल्ली को दे दिया जाता है। फिर आगे 1966 में सीमित प्रतिनिधि सरकार, यानी कि पूर्णतः जैसे अन्य राज्य होते हैं एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उस प्रकार से ना करके उनको कुछ शक्तियां दे के सीमित प्रतिनिधि सरकार वहाँ पर बना दी जाती है, और दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया जाता है। फिर 1991 में, जैसा कि हमें पता है, संविधान संशोधन करते हैं और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं। आर्टिकल 239 239A के तहत विशेष दर्जा दे देते हैं, और 69वां संविधान संशोधन कर देते हैं एस बालकृष्ण समिति की सिफारिश पर। और अभी फिर 2021 में भी कुछ संशोधन किए गए थे, वो माइक्रो संशोधन थे। इसके अलावा अभी 2023 में ये संशोधन किए गए हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एमसीक्यू आने की काफ़ी संभावना है। अगला आर्टिकल है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध। इसमें ये है कि भाई हमें पता, पुलिस को ऐसा, प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, इस एरिया में ये इन व्यक्तियों की वजह से दंगा भड़कते सकते हैं, कोई असाधारण परिस्थिति है, तो उनको पहले से गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार एक प्रकार से पुलिस कस्टडी में ले सकती है एक प्रकार से, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसके बारे में हमारे संविधान में प्रोविजन भी है, आर्टिकल 22(1) और 22(2). इसके तहत ये है कि भाई कोई व्यक्ति है ना, उसको बिना कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और गिरफ्तार कर भी लिया गया तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन एक विशेष प्रोविज़न है जो 22(3) कहता है, वो कहता है कि अगर कोई विशेष कारण है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी कि निवारक निरोध के तहत उसको लिया गया है कस्टडी में, तो फिर ऐसे ज़रूरी नहीं है उसको प्रस्तुत करना, और उसका कारण बताना। अगर राष्ट्रीय हित का, ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। अब वो ऐसे मुद्दे कौन कौन से होंगे जिनके आधार पर बताना ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो भारत की रक्षा का मैटर हो, विदेशी मामले हों, या सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, वो अनन्य अधिकार प्राप्त है, ठीक है, संसद को। तो ऐसे कानून बना सकती है संसद, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा, मतलब स्टेट होते हैं उनकी सुरक्षा, लोक व्यवस्था वहाँ पर, और आपूर्ति और सेवाओं को रखवा, यानी कि सप्लाई, जैसे पानी है, बिजली है, या ऐसा या फिर और सेवाएं जो उनमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसके साथ संसद ऐसा कानून बना सकती है, और राज्य विधानमंडल भी। ये हमें कैटेगोरिकली देखना है प्री की दृष्टि से कि संसद कौन सी चीज़ पर कानून बना रही है, और ये राज्य, हमारे राज्य विधानमंडल है, उनको कौन सी चीज़ों पर शक्ति दी गई है। एक तो संसद को दी गई है, एक संसद को साथ साथ राज्य को भी दी गई है। तो राज्य के लिए राज्य की सुरक्षा है, लोक व्यवस्था बनाए रखने की, आपूर्ति सेवाओं को रख रखाव है। एक भारत की रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा से ये संसद बना सकती है, ठीक है। तो 22(3) है ना, 22(2) और 1 और 2 ये गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के बारे में हो गए, ठीक है। और बाकी ये बताई दिया क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब कुछ कानून भी बनाए, हम बार बार अखबारों में सुनते होंगे कि भाई फलाने को NDPC या NDPS एक्ट, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइको सब्सटेंस, यानी कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, यानी कि जो माने प्रभावी पदार्थ हैं, उनको उनका एक्ट है बनाया हुआ 1985 का, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। या फिर UAPA एक्ट है, एक काफ़ी न्यूज में रहता है UAPA, ज़्यादातर आतंकवादी करते वाले होते हैं, दंगा फसाने वाले, उनमें ये कानून, इस कानून के तहत बंद किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे ये सारणी दी गई है, इसमें भी लगभग कोई आर्टिकल उनके बारे में बताया गया कि कैसे। अब सुप्रीम कोर्ट के इसमें कुछ जजमेंट है, उनको हम देख लेते हैं। इसमें एक तो ये AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें कहा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको संसद कानून बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो है। इसी प्रकार सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत ने डिटेन करने की वास्तविकता, डिटेन करने के लिए कोर्ट में तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया, लेकिन वो कह रहा है कि ये गलत है या सही है, वो उसके लिए जिला न्यायालय जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस न्यायालय को क्या पता क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या समझ, क्या चुनौती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में जांच करने के लिए सक्षम नहीं है कोर्ट, ठीक है। तो ले सकते हैं, मतलब उसको हम डिटेंशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बाद में एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, उसमें व्यक्ति को नहीं रखा सकता है, क्योंकि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है, कोई किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। मतलब यही है सुप्रीम कोर्ट की भावना, यही है कि भाई देखो ठीक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी इस चीज़ का यूज किया जा सकता है। अतः कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए भी मैसेज देना चाह रही हैं कि भाई देखो सरकारें इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करें। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार इसका दुरुपयोग होता है, और पॉलिटिकल वेंडेटा, इस प्रकार से राजनीतिक स्रोत की तरफ से कार्रवाई होती है विभिन्न सरकारों में, तो हम देखते रहते हैं, ठीक है। तो अगले आर्टिकल चलते हैं, ये पर्सनली राइट के बारे में। पर्सनली राइट क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसकी कोई विशेष खूबी है, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के बारे में, ये एक प्रकार से हमारा निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 है, ठीक है। तो उसमें निजता का अधिकार दिया हुआ है, तो उसी के तहत आ जाता है व्यक्तित्व का अधिकार। एक्चुअली हुआ क्या था, अमिताभ बच्चन है, उनकी कुछ विशेष आवाज़ है, ठीक है, तो या फिर कोई विशेष हाव भाव है, छवि है, हस्ताक्षर है, तो उस प्रकार की चीज़ों को क्या है कि लोग कॉपी करते हैं, फिर उनका कॉमर्शियल यूज ना करें, एक प्रकार से दुरुपयोग नहीं करें, उसके लिए उन्होंने कुछ कोर्ट में दावा किया था। तो उस प्रकार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो उससे संबंधित ये बात है, एक प्रकार से पर्सनलिटी राइट है ना, इनके लिए कोई भारत के किसी कानून में उल्लेख तो किया गया नहीं है। अब UPSC वो स्टेटमेंट दे देगी कि भाई किसी ये कानून में इसका उल्लेख है, या फिर किसी कानून में उल्लेख है, तो हमको ध्यान रखना है ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन इसको निजता के अधिकार के तहत और संपत्ति के अधिकार के तहत इसको माना जाता है। अब पब्लिसिटी का अधिकार है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी बिना अनुमति के हम मतलब उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूज़ वगैरह है, उसके लिए एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत इस प्रकार से उनको मना है इस प्रकार की चीज़। निजता का अधिकार है ही। पुट्टास्वामी बाद 2018 में इस मामले में न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी
जज थे वो, उन्होंने मामला मतलब एक प्रकार से दायर किया था कोर्ट में। तो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को एक इम्पोर्टेंट अधिकार माना था। तो उसके तहत ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्सनैलिटी राइट का एक प्रकार से आर्टिकल पूरा हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके अधिकार है ना, जो ये पर्सनैलिटी राइट है, वो तब अधिकार नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखो ये दीपा जय कुमार बनाम एल विजय बहादुर। इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तिगत अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की बजाय मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, यानी कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। ठीक है, तो विरासत में ऐसी उसकी पीढ़ी है अगली, जैसे किशोर कुमार है, किशोर कुमार के गाने बहुत लोग सुनते। तो अभी ऐसे उनकी पीढ़ी है ना, वो दावा नहीं कर सकती कि भाई हमारे दादाजी ने बनाया था तो हम कॉपीराइट एक प्रकार से यूज हम तभी करने देंगे जब हमको फीस मिलेगी। वो कर सकते थे लेकिन ये नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुप्रीम हाई कोर्ट का ये निर्णय है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भाई कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को उसकी प्राण और फांसी वांसी देना चाहते हो उसके लिए तो कानून होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन में मर्जी आई उसको टांग दी। उस प्रकार से आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 300A वो संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इसमें इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई, तब ये किया गया था। इसमें यह है कि जो संपत्ति का अधिकार मतलब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की तो उससे वंचित तभी किया जाएगा जब कोई कानून हो। कानून के अधिकार के अलावा ऐसे नहीं कि मन मर्जी उसकी संपत्ति छीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हेट स्पीच। हेट स्पीच के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेट स्पीच की कोई ऐसे स्पष्ट परिभाषा तो है नहीं, लेकिन अभी एक एक्ट पास किया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय संसद ने, और काफ़ी चर्चाओं में रही थी। उसकी धारा 196 है ना, वो अब जैसे कोई व्यक्ति है वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उनके जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई समूह आपस में शत्रुता को बढ़ावा देता है, विशेषकर नेता वेता करते हैं या धार्मिक नेता इस प्रकार की चीज़ें करते हैं चुनावों में, तो वो उस प्रकार की गतिविधि हैं उनको हेट स्पीच माना जाएगा। ऐसे लोगों को आपस में लड़वाते हैं, इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19(2) के तहत हेट स्पीच यानी कि हेट स्पीच को स्पष्ट तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ आधार बनाए गए हैं, जैसे लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर है, सदाचार है यानी नैतिकता है। इनके संरक्षण के हेतु युक्त जो मतलब एक हेट स्पीच क्या होता है एक्चुअली, कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फ्रीडम एक्सप्रेशन का दुरुपयोग माना है एक प्रकार से। ठीक है, बात एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, ना कि इस प्रकार की चीज़ें फैलाने के लिए। तो इसलिए आर्टिकल 19(2) में ये बात भी कही गई है कि भाई तुमको स्वतंत्रता है बोलने की, तुम अपने विचार अभिव्यक्त करो, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता इनको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो आपको प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19(2) हो गया ये। आगे देखते हैं, और ये हेट स्पीच के बारे में हो गया, इसको देख लें थोड़ा, विशेषकर धारा 196, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया है। ठीक है, लॉ कमीशन वगैरह या फिर अन्य विशेषज्ञों ने ये मांग उठाई थी, तो इस पर प्रोविज़न उसका हो गया है। इसके अलावा धारा 299 को भी देख लेते हैं। इसमें यह है कि किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावना, एक प्रकार से किसी धर्म का व्यक्ति है या धर्म है, उसके बारे में अपमानजनक बातें या फिर उसके रिलीजियस हर्ट हो सके, वो का भी समुदाय हो जाता है, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी है। तो ये धारा 299। ठीक है, और धारा 353(1)(53)(2), इसमें यह है कि विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी खतरनाक अफवाह या रिपोर्ट के एक प्रकार से फेक न्यूज़ कह सकते हैं, इसको हेट न्यूज़ कह सकते हैं, उनको धारा 353(1) और 2 ये हमें ध्यान रखने जरूर, प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लिख लो, इसको मैं नोट करवा देता हूँ। देखो, एक तो 196, ठीक है, 299, 353(1), 353(2), ठीक है, ये नई धारा है और थोड़ी मतलब क्रम बदल दिया गया है, कुछ प्रोविजन पहले से भी थे, तो उनको देखना है और ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अधिनियम है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951। दो एक्ट बने, एक 1950, एक 1951। तो ये चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है। अभी जैसे चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है, तो इसमें ये है कि ऐसा व्यक्ति है ना अयोग्य घोषित करती है जो बाकी व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। मतलब भाई देखो, सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी दी गई है कि भाई व्यक्त करो, तुम किताबें लिखो, भाषण दो, अखबार छापो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करके एक प्रकार से इसमें क्या करता है, एक प्रकार से विभिन्न जाति धर्मों में वैमनस्य फैलाता है, कोई दंगा करवाता है, हेट स्पीच देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे अभी हमने सुना होगा 1-1.5 साल पहले केरल का एक सांसद था, वो इस प्रकार के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इसकी धारा 8 है, ये इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी हम कोट कर सकते हैं इसको, और यूज आएगी 100%, तो इसलिए इसको रट लें, ठीक है। इसी प्रकार धारा 123 का तीसरा भाग और उसका एक खंड, और धारा 125 ये क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय, भाषा वही आधार है के आधार पर जो शत्रुता फैलाने वाली गतिविधि है इसको भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, ठीक है। तो जो धारा 8A है उसमें भ्रष्टाचरण के आधार पर उनको डिबार किया जा सकता है, तो उसमें एक इसको बेसिस मानती है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम इसको कहते हैं, इसकी धारा 7 है। वो भी कहकर, लिखकर, शब्दों के माध्यम से, संकेतों से, तस्वीरों से कोई व्यक्ति अस्पृश्यता उकसाता है या बढ़ावा देता है, मतलब छुआछूत को बढ़ावा देता है इन 4-5 चीज़ों के माध्यम से, तो उसको भी उसके दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रोविज़न है, ठीक है, धारा 7। इसी प्रकार एक एक्ट और है 1988 का, इसकी धारा 3G है, वो भी इस प्रकार के प्रोविज़न, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय भी दे सके हैं। एक तो प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधि आयोग को इस जांच सौंप दी जाए, कुछ मामले हेट स्पीच के सामने आए थे। श्रेया सिंगलवाद काफ़ी फेमस बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद, ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इसमें क्या है कि 19(2) के तहत कुछ बाकी एवं व्यक्ति स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध, जब मतलब उचित प्रतिबंध है ना, जो 19(2) में 19(1) में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, ठीक है, लेकिन 19(2) में ये कही गई है कि उस पर रोक भी लगाई सकती है। कुछ बेसिस बताए थे, जैसे भारत की रक्षा है, विदेश संबंध है, ठीक है, लोक व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए जब तुम प्रतिबंध लगाओगे ना, तो वो उचित आधार होना चाहिए, और सार्वजनिक अव्यवस्था, हिंसा फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन मर्जी तुम्हारा मन किया कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है इसलिए हमने ये कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टता बरती है, मतलब ये है कि पारदर्शिता के साथ ये काम करना है, ठीक है। अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कहा था कि देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच, इन दोनों में बहुत महीन अंतर है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो अभिव्यक्ति कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो किसी बड़े धार्मिक समुदाय, व्यक्ति, धर्म, जाति, पंथ आदि को टारगेट कर रही हो, उसके लिए तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अन्य समुदाय की भावना को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए इन हितों को संतुलित करने की ज़रूरत है, और घृणा, सांप्रदायिक प्रसार है, इसको एक प्रकार से रोकने की ज़रूरत है, इस पर पॉज लगाने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस बात को याद रख लें। अमीश देवगन बनाम भारत संघ 2020, ठीक है। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद 2015, और प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत। ये क्या है, मेंस में लिखने के लिए काफ़ी अच्छा डेटा सिद्ध हो सकते हैं, और सीधा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है। ये एक्ट हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल था कि उपासना स्थल अधिनियम, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये काफ़ी न्यूज में रहा था। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में बहुत आर्टिकल छपे थे अभी फरवरी 1-2 फरवरी के आसपास। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि भारत में, ठीक है, सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल है, लेकिन जैसे कि पता है पिछले 1000 साल में मुस्लिम समुदाय को भारत में भूलते नहीं था। मतलब एक प्रकार से अरब देश या पश्चिम दिशा से वो आगमन हुआ, भारत में रहने लग गए, और उन्होंने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा भी, जैसा कि सबको पता ही है मुस्लिम शासन में जो हुआ, ठीक है। वो पहले से हर देश में लगभग हर काल विभाजन, हर जगह ये सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, नया संविधान बन गया इसको गवर्न करने के लिए, और सभी को आज़ादी मिल गई धार्मिक रूप से, हर तरीक़ा से, तो ठीक है, आगे गवर्न। लेकिन अभी जैसे राम मंदिर मूवमेंट था, इसने जन्म लिया। इसमें क्या है कि पहले एक मस्जिद थी वहाँ पर, जो कि 1500 से पहले कथित रूप से मंदिर, और वो उस प्रकार से थी, तो उसको फोड़ के जिस प्रकार से बनाया गया, तो 1991 में एक नया एक्ट लाया गया,
उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि इस राम मंदिर वाले मामले को छोड़ के जहाँ समाधान हो चुका है, दोनों पार्टियों में समाधान से पहुँच लिया गया है, इसके अलावा जो जिस धर्म का मंदिर पूजा स्थल है, मस्जिद है, मस्जिद मंदिर है, मंदिर वो वही रहेगा। 15 अगस्त 1947 को जो उसकी स्थिति थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कोई मस्जिद थी तो वो मॉस्क रहेगी, टेम्पल था तो टेम्पल रहेगी, गिरजाघर है तो गिरजाघर, या जो भी है वो 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति में ही रहेगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो ये अधिनियम इसके बारे में ये कहता है। अब इसमें यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मामला आया, उसमें क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद है जैसे वाराणसी में, उसकी कुछ उसमें एक प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह और हिस्टोरियन वगैरह उसमें कुछ खोज कर रहे हैं, उसकी प्रकार से मैपिंग कर रहे हैं या फिर सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुमति मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये अनुमति नहीं दी जाए, इस एक्ट का हवाला देते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस प्रकार के ये है ना, जो इसमें अन्य अदालतों को रोक नहीं सकते हैं इस मामले में सुनवाई करने से, और ऐसे रोकने का आदेश नहीं दे सकते। और जो अंतिम रूप से जैसे अपील सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट है ना, ये कोई फंडामेंटल राइट में तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन ये एक सामान्य कानून की सुनवाई है तो उसमें अपील के द्वारा ही सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय देता है, सुनवाई चल रही है। ठीक है, इसमें एक धारा 6 है इस एक्ट की, जिसमें एक जुर्माना हो सकता है, 3 साल की कैद हो सकती है, ऐसा प्रोविज़न है अगर कोई इस प्रकार की चीज़ों का अंजाम देता है कि भाई मस्जिद थी उसको फोड़ के मंदिर बना दिया, या मंदिर थी उसको फोड़ के मस्जिद बना दिया, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न हो सकता है। जब 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसके बाद उसमें कोई बदलाव करता है, हाँ कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन जिसका अंतिम रूप से निपटारा कर लिया गया वो मतलब दोनों पक्ष सहमत हो गए, हिंदू मुस्लिम सहमत हो गए कि भाई ठीक है, मस्जिद थी तो इसको मंदिर बना दिया, मंदिर है तो मस्जिद बना दिया। ठीक है, या फिर उसका पहले से ही कोर्ट में निर्णय आ चुका है। ठीक है, 15 अगस्त के बाद आया वो बोले, लेकिन निर्णय आ गया फाइनल। ठीक है, लेकिन 1991 से। और एक ये प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और से शब्द नियम 1958 के तहत जो भी स्मारक पुरातत्व स्थल आते हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अपवाद है, इनको भी देखना है, वो MCQ में दे देगा। ठीक है, अयोध्या वाले स्थल को छूट दी गई थी जहाँ पर राम मंदिर बन चुका है। तो इस प्रकार से ये एक्ट था, काफ़ी न्यूज में था, हमने देख लिया। संविधान की 8वीं अनुसूची का भी चर्चा में दोस्तों पता ही है, पहले इसमें 14 भाषाएँ थीं, बाद में फिर सिंधी जुड़ती है 1967 में, फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएँ जुड़ जाती हैं इसमें। कौन सी? कोंकण यानी कि गोवा क्षेत्र में बोली जाती है, और महाराष्ट्र में मणिपुरी, मणिपुर है ये हमारा प्रांत, नेपाली है ही। ठीक है, यूपी, सिक्किम वगैरह इन इसमें बोली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार 2003 में 92वां संविधान किया जाता है। इसमें संथाली मतलब हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, MP में जो संथाल जनजाति है वो बोलती है ज़्यादातर, उड़ीसा में भी डोगरी, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, डोगरा रह जाते। मैथिली बिहार की भाषा है, प्रमुख मैथिली शरण ग्रुप भी हुए हैं। बोडो, ठीक है, बोडो असम के काकराझार वगैरह ज़िले हैं, उधर लोहड़ी वगैरह, यहाँ पर इनकी भाषा है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लिया गया, कुल मिला के 22 भाषा हो गई हैं अभी, है ना, 22 भाषा हो गई हैं। लेकिन अभी उड़ीसा की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि कोई भाषा है। ठीक है, इसको देख लो, कोई भाषा को जोड़ा जाए और 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। अभी क्यों मांग कर रहे हैं? कुछ इससे फ़ायदे हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स भी सम्मिलित होती है। फ़ायदे क्या हो जाते हैं देखते हैं। एक तो इसके भाषा के विकास के लिए भारत सरकार सहयोग देती है, फंड देती है। ठीक है, साहित्य अकादमी होती है हमारी, वहाँ से पुरस्कार देने लग जाती है। इसकी भाषाएं, उनकी पुस्तकों का अनुवाद होने लग जाता है अन्य भाषाओं में, तो जो साहित्य होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी राज्य विधानसभा है या फिर संसद है, उसमें बहस के दौरान इसका यूज हो सकेगा। और ऑल इंडिया सर्विस यानी IAS IPS की परीक्षा हो रही है, इसमें इसका मेंस वेंस लिखते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, तो एज ए भाषा यूज किया जा सकता है। RBI अपने नोटों पे भाषा लिख विभिन्न भाषाओं में उसका उल्लेख करती है, कितनी मुद्रा है, 500 का है, 50 का है, 100 का है, क्या है, तो उसको उसमें भी ये भाषा यूज हो सकती है। तो इस प्रकार से मांग उठ रही है। कुल मिला के भाषा में ध्यान रखनी है, ये कोई भाषा है, ये कोई भाषा। और ये उड़ीसा ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है, उड़ीसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अगला आर्टिकल ले लेते हैं और फिर समाप्त करने की बात। आर्टिकल जो अनुसूची 9 8 के बारे में देखा, संविधान की 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है, क्या जैसा कि पता है, UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है
ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था पहला 1951 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 31 भी जोड़ा गया था संविधान में इसके द्वारा, और इसमें यह कहा गया था कि कुछ ऐसे कानून बनाएंगे हम उनको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, बोले वे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली उसमें क्या थे कि भूमि सुधार कानून थे। किसी व्यक्ति पे 100 बीघा 400 बीघा भूमि है, तो गरीब कोई एक है जिस पे कुछ भी एक भी बीघा भूमि नहीं है, तो उसको 50 बीघा दे दी और शेष भूमि उसकी गरीब लोगों में बांट दी। तो इस प्रकार के संशोधन सुधार लाए गए थे, उसी श्रेणी में ये संशोधन किए गए। ठीक है, तो उन कानूनों को इस श्रेणी में डाल दिया गया। और भी कानून डाल दिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु की विशेष स्थिति को देखते हुए वहाँ पर 69% आरक्षण तक दिया गया था, जब पूरे देश में 50 से ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से कानून डाले गए हैं। कुल मिलाकर उनका जोड़ सीधे को नहीं हो सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट आ जाता है और ये क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता है। वो IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। वो कहता है कि 24 अप्रैल 1973, यानी कि हमारा केशवानंद भारती संबंधी वाद है, उसमें क्या है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बाद एक प्रकार से जो कानून बनाए गए हैं उनका न्यायिक अवलोकन संसद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। कहीं ऐसे राजनीतिक लाभ के लिए या फिर एक प्रकार से सरकार मनमानी ढंग से तो इस प्रकार के कार्य नहीं कर रही। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 19 फ्रीडम का अधिकार और 21 जीवन का अधिकार है, उनके मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार से मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। ऐसे नहीं कि भाई पूरी तरह से छूट मिल गई आर्टिकल इसमें 9वीं अनुसूची में तुमने किसी कानून को डाल दिया 9वें शेड्यूल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरीके से छूट मिल गई है। इस प्रकार से ये है। ठीक है, अब ये है कि चुप रहने का अधिकार, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आरोपी व्यक्ति है, अब पुलिस उसकी पिटाई करती है, मतलब उनसे उगलवाने की कोशिश करती है कि अपराध किया है नहीं किया, जो भी लेने की प्रयास करती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चुप रहना चाह रहा है ना, उसकी मर्जी है, इस प्रकार से उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं तुम। ठीक है, मजबूर नहीं कर सकते हैं कुछ बोले वो, क्योंकि ऐसा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है, उसमें कुछ व्यक्ति को सुरक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, कि वो अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकता है एक प्रकार से, क्योंकि पुलिस पीट के किसी से दिलवाई लेगी गवाही, तो किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 20(3) कहता है। और इसी श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोहराया है। ठीक है, और सीमा शुल्क अधिनियम, मतलब लेकिन ये जो सुरक्षा है ना व्यक्ति को कि भाई अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ये आपराधिक मामलों में ही है, यानी कि हत्या, लूट, चोरी, डकैत, सिविल मामलों में नहीं है, जैसे टैक्स वैक्स का मामला है कहीं वहाँ। तो एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का बाद आया था नंदनी सतपथी बनाम PL दानी मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर सवाल जवाब देने के लिए मजबूर करना 20(3) का उल्लंघन हो जाएगा, यानी पुलिस है तुम्हें पीट के जबरई से जवाब दिलवा रही है, तो वो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। यानी कि इसीलिए देखा होगा तुमने, पुलिस कहलवा लेती है, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में जहाँ भी न्यायालय में ले जाती है, तो वहाँ वो मुकर जाते हैं, तो एक प्रकार से सबूत नहीं माना जाता है उसको, क्योंकि व्यक्ति को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता है अपने खिलाफ बयान देने के लिए। ठीक है, तो ये नंदनी सतपथी बनाम PL दानी मामला, ये मेंस में कोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अगला आर्टिकल है कि पंजाब, जैसे हरियाणा में देखा था, वहाँ के सरकार ने क्या किया था कि 30,000 से कम पर मंथ सैलरी मिलती है नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण दे देंगे हम, ऐसा प्रावधान कर दिया था। ठीक है, 2020 में कानून बना, लेकिन जो हाई कोर्ट है, तुम्हें पता है ये पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये असंवैधानिक है और ये भारतीय संविधान के 3 यानी कि समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, और इसमें ऐसे बता दिया है। आंध्र प्रदेश ने भी पहले इस कानून बनाया था, तो ये नकारात्मक भेदभाव है, मतलब भारतीय संविधान में इस प्रकार से राज्य को एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, वो एक संघ का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कानून है केवल संसद बना सकती है या राष्ट्रपति की अनुमति से बन सकते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण का मामला था। अफर्मेटिव एक्शन जानती हो दोस्तों, एक प्रकार से आरक्षण ही होता है, इसमें यह कमजोर वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिव्यांग हैं, उनको आरक्षण दिया गया है 3% नौकरियों में या फिर 4% शिक्षा संस्थानों में, कि भाई वो जो भी एक प्रकार से दिव्यांग लंगड़े लूले लोग कह सकते हैं एक प्रकार से, तो उनको बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार उनको आरक्षण भी दिया गया है। दलित समुदाय हमारे यहाँ SC हैं, ST हैं, उनको कि भाई उनको ऐतिहासिक रूप से इनजस्टिस हुआ है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दे दिया जाए। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) ऐसा करने की अनुमति देते हैं। और ये EWS का भी आरक्षण इसी प्रकार आर्थिक आधार पर दिया गया है वो, उसके भी। ठीक है, लेकिन इंदिरा साहनी बात था उसमें 1992-93 में,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी ये मामले और चल रहे हैं इसमें, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस का होने के बाद कई राज्यों में ये आरक्षण की सीमा ये ज़्यादा चली गई है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे रंगनाथ मिश्रा आयोग है, ये मुख्यतः इसके लिए था कि भाई जैसे बहुत सारे मुसलमान या फिर ईसाई लोग हैं, उसमें क्या है, दलित समुदाय के लोग थे हिंदू धर्म से, वो कन्वर्जन हो गए, और लेकिन रहे वो गरीब की गरीबी स्थिति, और वहाँ उन धर्मों में भी वो जाति प्रथा ऐसी समावेश हो गई कि वहाँ पर भी उनका निचला स्तर बना हुआ है ना, दलित वर्ग के रूप में, तो उनको भी कुछ लाभ दिया जाए, इस प्रकार इस आयोग का गठन हुआ था 2007 में, रंगनाथ मिश्रा आयोग। ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, 2007 में इसने रिपोर्ट दी थी, और कहा था कि जैसे जनजाति समुदाय होते हैं ना, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, एक प्रकार से हिंदू धर्म में हो सकते हैं, वो ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो जनजातीय समुदाय अनुसूचित जाति है, यानी एस सी है, वो केवल हिंदू धर्म में हो सकती है अभी। तो इस आयोग ने कहा था कि वो ईसाई में भी हो, मुस्लिम में भी हो सकती है, कैटेगरी बनाई जा सकती है, उनको भी लाभ मिले, ऐसा प्रोविज़न कर दीजिए। उसने ऐसी सिफारिश की थी, देखो सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति का पूरा दर्जा धर्म से अलग कर देना चाहिए, है ना, अनुसूचित जनजातियों की तरह धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से यही है इसका मुख्य उद्देश्य कि भाई कुछ ईसाई धर्म में या फिर जो भी जैसे तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है, या फिर और मुस्लिमों में भी निचली जातियाँ होती हैं, क्योंकि ये दक्षिण एशिया की एक समाजशास्त्रीय विशेषता है कि इन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन भारत में जब आए तो भारतीय समाज से इन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया। ये मेंस में हम अपन इस प्रकार के पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अफर्मेटिव एक्शन के रूप में एक कार्य है। कुल मिलाकर रंगनाथ मिश्रा आयोग का हमें ध्यान रखना है कि ये किस चीज़ के लिए गठित हुआ था, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 355 ये राष्ट्रपति शासन से लेने के संबंधित, इसमें यही है कि हमारा जो संघ है, यानी कि मोदी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी होगी कि जो राज्य है ना, जैसे राजस्थान है, एमपी है, कोई भी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, उनको बाहरी आक्रमण से बचाए, कि कोई आक्रमण कर रहा है, चीन, श्रीलंका, कोई भी, तो उनके आक्रमण से बचाए। ठीक है, आंतरिक अशांति से बताए, ऐसा नहीं कि भाई कोई समूह है वो ग्रो रहा है और सरकार को चलने नहीं दे रहा है, एक प्रकार से। ठीक है, आंतरिक अशांति से बचाना है, बाहरी आक्रमण से बचाना है, तो राज्य की रक्षा करनी है, संघ की ड्यूटी है ये। ठीक है, दूसरा ये करना है कि वहाँ पर देखना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार है ना, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं संविधान के प्रोविजन, मतलब वो चुनी हुई सरकार है लेकिन संविधान के प्रोविजनों को ताक पर रख के चल रही है, एक प्रकार से ऑटोक्रेसी है। तो इस प्रकार संघ का ये ड्यूटी है, उसको भी देखें, आर्टिकल 355, और इसी को बेसिस बनाया जाता है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी तो खैर बिरले ही देखने को मिलता है, लेकिन कई बार इस प्रकार के मिसयूज के मामले पहले भी आए हैं। ठीक है, पैदल चलने का अधिकार है, पंजाब ऐसा राज्य है, पंजाब, उसने पैदल चलने के अधिकार को मान्यता दी है। इसमें क्या है कि सड़क के किनारे फुटपाथ या साइकिल वगैरह चलाने के लिए एक प्रकार से पट्टी विकसित की जाएगी, तो ये चलने का अधिकार बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, ये हमें ध्यान रखना है। बीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, अनिवार्य बनाता है पैदल चलने का अधिकार। तो आज हमने ये देखा, पीटी का लगभग 20% भाग देख लिया, यानी 1/5 भाग देख लिया 50 मिनट में, और इस प्रकार अगली सीरीज में और जल्दी जल्दी भाग ला दूंगा मैं। इससे ये कि तुम लास्ट टाइम पर रिवीजन कर सकते हो और अपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट तथ्य इंपॉर्टेंट है उनको आप दे सकते हो। ठीक है, मेरे इस चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे भी मतलब कम से कम 200 400 500 लोग इसको सुने, जिससे मुझको भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। तो इस प्रकार से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की है दोस्तों। जैसा कि पता है तुम्हें, मेरा यूपीएससी प्री में स्कोर 113 भी रहा है, 104 भी रहा है, मतलब कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहा है। इस बार +25 था, और ये इसमें भी 10-12 नंबर कम से कम कट ऑफ से ज़्यादा थे। तो जीएस के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उन चीज़ों को अच्छे से देख लें, उन पॉइंट्स पर गौर कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद, और आगे अन्य पीटीओ का भी मैं इसी प्रकार से भिन्न टुकड़ों में ला करके रिवीजन करा दूंगा। और धन्यवाद, इस प्रकार देखते रहें। थैंक यू।